A very warm welcome in our YouTube channel and its name is Success Mantra by दीपक राय। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि ये वीडियो जो आपकी होती है ये जीके और जीएस से रिलेटेड रहती है। तो मैं इस बार वीडियो में लेकर के आई हूँ आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको पॉलिटी से रिलेटेड और साइंस वगैरह से मीन्स जहाँ से भी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कलेक्ट करके आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन बनाए हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए कैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है। 1 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है, यानी 1 डिग्री लैटिट्यूड में कितने किलोमीटर होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड में कितने किलोमीटर होते हैं, 111 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 111 किलोमीटर होते हैं। साथ ही साथ हम आपको इससे रिलेटेड एक और चीज़ बताते हैं कि देशांतर के जितने भी यामोत्तर होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, ध्रुवों पर मिलते हैं। यानी लैटिट्यूड्स के जितने भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होते हैं वो आपके कहाँ पर मिलते हैं, पोल पर मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आल्प्स, एंडीज, हिमालय, काराकोरम या फिर तिब्बत। आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो जो विश्व में जो भी चीज़ें बड़ी होती हैं वो हमें हमेशा याद रखनी होती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आती हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप कहेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1 घंटे के समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी होती है, यानी 1 घंटे के समय के अंतर में देशांतरी दूरी जो होती है वो कितने डिग्री की होती है, वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं आपके 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि 1 घंटे के समयांतर में देशांतरी दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 15 डिग्री की होती है। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिए कि दो देशांतर के मध्य में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का, 2 देशांतरों के मध्य में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा दिन किस दिन होता है, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून या फिर 23 सितंबर। तो आपको याद रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो वो होता है वो कब होता है, 21 जून, यानी 21 जून को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी क्या होती है, रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वो कहाँ पर स्थित है। कभी कभी हमें एग्जाम में झरना ना दे करके जलप्रपात दिया रहता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। झरना या जलप्रपात दोनों एक ही चीज़ को कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है, कनाडा में, वेनेजुएला में, गुयाना में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है, वेनेजुएला में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला में। और वेनेजुएला में इस जलप्रपात का नाम क्या है, तो इस जलप्रपात का नाम है एंजल जलप्रपात। क्या नाम है, एंजल जलप्रपात के नाम से ये फेमस है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, हाइट है इसकी 979 किलोमीटर और जो इसकी गहराई है वो है 807 किलोमीटर। किसकी, एंजल जलप्रपात की, जो कहाँ पर स्थित है, वेनेजुएला में। और इसके साथ ही साथ इसका रिकॉर्ड किस चीज़ का, विश्व में सबसे ऊंचे झरने के नाम से जाना जाता है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, यानी यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम है वो कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि दुनिया की में जितना भी यूरेनियम पाया जाता है उसका 29% अकेले ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यहाँ से लगभग इसकी जो मात्रा है वो 17 लाख टन की है। कितने की है, 17 लाख टन की इसकी मात्रा है यूरेनियम की। और कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो इसरो है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ अगर हम इसरो के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वो भी आपको याद रखना है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसको किस दिन स्थापित किया गया था, यानी किस दिन इसकी स्थापना की गई थी, तो 15 अगस्त 1969 को। कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। एंड इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड साथ ही साथ इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जब जल जमता है इसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या फिर शून्य हो जाता है। यानी जब हमारा जो जल है वो जम जाता है तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि जब जल जमता है तब इसका घनत्व घटता है, यानी कि कम हो जाता है। और इसकी जो आयतन में वृद्धि होती है, जब जल जमेगा तो इसका घनत्व जो है वो कम होगा और आयतन में वृद्धि होगी। और कितने परसेंट की होगी, 9% की होगी। कितने परसेंट की, 9% की। यानी जब भी कोई जल द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाएगा तो इसका जो घनत्व है वह घट जाएगा और आयतन में वृद्धि होगी। और आयतन में वृद्धि कितने परसेंट की होगी, तो वो भी 9% की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। यानी किसी कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी जो होती है वो क्या कहलाती है, रैम, रोम, सीडी रोम या फिर सीपीयू। तो आपको याद रखना है कि जो रोम है वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी का, कभी कभी आपको देखने को मिलता है किसी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी अगर आपसे पूछा जाए या फिर परमानेंट, दोनों का आंसर एक ही है, रोम। और रोम का फुल फॉर्म साथ साथ में देख लेते हैं क्या होता है। तो रोम का जो फुल फॉर्म वो होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या है, कंप्यूटर की परमानेंट या फिर प्राइमरी मेमोरी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। यानी मोटर वाहन की बैटरी में जो अम्ल प्रयोग होता है वो हमें बताना है कि कौन सा होता है, HCl, HNO3, HF या फिर H2SO4। तो आपको याद रखना है कि मोटर वाहन की बैटरी में H2SO4 अम्ल का प्रयोग होता है। और H2SO4 का केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या केमिकल नेम है, सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि इसे गंधक का तेजाब भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि गंधक का तेजाब किसे कहा जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है कि गंधक का तेजाब किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका शुद्ध अवस्था में होता है तो यह किस रंग का होता है, यह रंगहीन होता है। जब ये शुद्ध अवस्था में पाया जाता है तो यह रंगहीन होता है। और जब यह अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है तब ये हल्के पीले रंग का पीले रंग का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं। तो आपको बताना है कि अगर जंग लग जाती है तब लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो आपको याद रखना है कि जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, रोनाल्ड, जॉन नेपियर, प्रीस्टले या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको एक चीज़ मैं इसके बारे में इम्पॉर्टेंट बता दूं कि जो ऑक्सीजन की खोज है वो दो लोगों ने संयुक्त रूप से मिलकर की थी। आपको दोनों के नाम याद रखने हैं कि पहला जो था वो कौन था, जोसेफ प्रीस्टले, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट जो थे वो कौन थे, जोसेफ प्रीस्टले। साथ ही साथ मैंने बताया कि ये संयुक्त रूप से की गई थी, यानी दो लोगों ने मिलकर किया गया था। जो जोसेफ प्रीस्टले के साथ और कौन था, कार्ल विल्हेल्म सीले। क्या होता है, कार्ल विल्हेल्म सीले। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था,
इसकी खोज की थी जोसेफ प्रीस्ले और कार्ल विल्हेम सीले ने। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, प्रीस्ले, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है, यानी ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड बैंक है वो किसे कहते हैं, प्लीहा, हृदय, यकृत या फिर किडनी। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा प्लीहा होता है ह्यूमन बॉडी में, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कहते हैं। और साथ ही साथ प्लीहा जो है यह सबसे बड़ा लसिका अंग है। क्या है ये, सबसे बड़ा लसिका अंग है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और जानिए कि प्लीहा जो है वो रक्त प्रवाह से मलबे को हटाने में मदद करती है, यानी हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में जो भी मलबा आता है उसे हटाने में मदद कौन करता है, प्लीहा। और प्लीहा को ही हम ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन है आपके पित्ताशय, अग्नाशय, प्यूसिका या फिर यकृत। तो आपको याद रखना है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो गलती से यकृत लगा के चले आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यकृत हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी जो यकृत है वो फर्स्ट नंबर पे आती है, बट हमसे दूसरे नंबर पे पूछ रहा है। तो दूसरे नंबर पर हमारी जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अग्नाशय। सेकंड नंबर पे कौन आता है, अग्न्याशय आता है। तो हमको याद रखना है यकृत पर हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है। तो यकृत हमारी पहली सबसे बड़ी ग्रंथि और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, अग्न्याशय होती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 इंच होती है। कितनी होती है, 8 से 10 इंच होती है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी जो घावों का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, ओकोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी। तो हमको ये पूछा जा रहा है कि जो घाव का अध्ययन है उसको क्या नाम देते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा घाव का अध्ययन होता है उसे हम ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम और ऑप्शंस की बात करें तो जो आपका डर्मेटोलॉजी दिया है इसको हम क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी को त्वचा विज्ञान कहते हैं। डर्मेटोलॉजी को क्या कहते हैं, त्वचा विज्ञान कहते हैं। ओकोलॉजी दिया है, ओकोलॉजी का मतलब होता है कैंसर विज्ञान। किससे होता है, ओकोलॉजी का मतलब कैंसर विज्ञान से होता है। और साथ ही साथ एक और आपको दिख रहा है कॉलोलॉजी। कॉलोलॉजी का जो मतलब होता है वो सौंदर्य शास्त्र से होता है। किससे होता है, कॉलोलॉजी का मतलब सौंदर्य शास्त्र से होता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम क्या है, यानी जो हमारे हैंड में बोन्स पाई जाती हैं उनका नेम आपसे पूछ रहा है, ह्यूमरस, कार्पल, मेटाकार्पल या फिर रेडियो अल्ना। तो आपको याद रखना है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को हम क्या कहते हैं, मेटाकार्पल कहते हैं। और एक चीज़ और, कभी कभी ये पूछ लेता है कि हथेली में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो अगर हथेली में हड्डियों की संख्या पूछेगा तो आपको बताना है 5 बोन्स आपकी हथेली की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और जो सबसे इजी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ये तो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, यानी कौन सी इसमें से ऐसी विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन बी एंड सी। तो आपको याद रखना है कि जो विटामिन बी एंड सी है वो वसा में घुलनशील नहीं होता है। और घुलनशील किस में होता है, ये अकेले जो है जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कुछ आपको मैचिंग्स दी हुई हैं और आपको इसमें से गलत जो है बताना है कि गलत मैचिंग किसकी की गई है। तो जो पहला ऑप्शन है आपका विटामिन सी, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम दिया है स्कॉर्बिकैम, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड है आपका विटामिन B1 जिसका दिया हुआ है थायमिन, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड आपका दिया हुआ है विटामिन डी रेटिनॉल, ये आपका गलत है क्योंकि विटामिन डी का रेटिनॉल नहीं होता है। विटामिन डी का फिर होता क्या है, विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। एंड जो लास्ट वाला ऑप्शन है विटामिन के नेफोथ्विक्यून, ये बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है, यानी
रक्त का जो भार है वो बॉडी के कंपैरिजन में कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। 7 से लेकर 8%, 10 से 11%, 15 to 16% या फिर 17 to 22%। तो आपको याद रखना है कि औसतन एक मानव शरीर में जो रक्त का भार होता है वो 7 से 8% होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है, यानी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है उसमें प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कि 55 से 60%, कितना 55 से 60% क्या पाया जाता है, हमारी ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में ये क्या है, यानी हेपेटाइटिस बी आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियम या फिर हेलमिंथ। तो आपको याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस बी है वो वायरस है और जो किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। और यकृत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, यानी यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश बनने में जो सन लगा है उस सन के बारे में आपसे पूछ रहा है, किस सन में यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश बना, 1937, 1950, 1947 या फिर 1952। तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, 1950 में। कब बना, 1950 में। और कब बना था, डेट ये भी बता दूं, 24 जनवरी 1950 को। एग्जैक्ट डेट क्या है, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा जो कम क्षेत्रफल है किस जनपद की है, ये आपसे पूछ रहा है। एंड ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन हो सकता है, गौतम बुद्ध नगर, कन्नौज, हाथरस या फिर संत रविदास नगर। तो आपको याद रखना है कि यूपी में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, संत रविदास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 5, 9, 7 या फिर 11। तो आपको याद रखना है कि शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 9। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, यानी सेक्स रेशियो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया या फिर जौनपुर। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जौनपुर जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे, आर्टिकल 368 का संबंध आपसे पूछ रहा है कि किससे है, वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से या फिर निर्वाचन आयोग के गठन से। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 368 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट, और आपातकालीन उपबंध जो है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके आर्टिकल्स भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, यानी एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए मेंबर्स की संख्या आपको बतानी है। आंसर से ऑप्शन है आपके 5 से 20, 10 से 20, 7 से 17 या फिर 5 से 9। तो आपको याद रखना है जो मेंबर्स की संख्या होती है वो 7 से 17 के बीच में होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। ऑप्शन है आपके लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इनके टाइम पर बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, यानी अमीर खुसरो का बर्थ प्लेस आपसे पूछ रहा है, एटा, कन्नौज, कासगंज या फिर लखनऊ। तो आपको याद रखना है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, एटा में। कहाँ पर है, एटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 एंड इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का जो प्रमुख घटक है वो कौन है, माल्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या फिर स्यूक्रोज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शहद का प्रमुख घटक कौन है, तो आपको याद रखना है कि शहद का प्रमुख घटक है
फ्रक्टोज। कौन सा है? फ्रक्टोज जो है वो शहद का प्रमुख घटक है। तो ये रहे आपके जीके की वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस। एंड हमने कोशिश की है कि आपको जितने भी क्वेश्चन में जो भी अलग जो है ऑप्शन से जो भी इम्पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को भी हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो अगर